हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारी जेबीटी, टीजीटी, एलटी, कमीशन या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई द टाइम वी अराइव द मूवी डैश डैश स्टार्ट। तो यहाँ पे कौन सा टेंस जो है यूज होगा? स्टार्ट, स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड या स्टार्ट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट फ्रेज है कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, व्हाई द टाइम वी अराइव द मूवी डैश डैश, तो यहाँ पे यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो ऑप्शन सेकंड है हैड स्टार्टेड हम यूज करेंगे। ठीक है, हैड स्टार्टेड। तो यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट द एक्शन ऑफ द मूवी, जो यहाँ पे एक्शन है वो क्या है? मूवी है। ठीक है, तो एक्शन ऑफ द मूवी स्टार्टिंग हैपन बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हम हैड स्टार्टेड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भूतकाल जो पूर्ण काल है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए किया जाता है? कि जो फिल्म है, यहाँ पे फिल्म हमने जो बात की है कि फिल्म शुरू होने की क्रिया किसी अन्य भूतकालीन घटना से पहले हो गई थी। तो स्टार्टेड जो है यहाँ पे आएगा हैड स्टार्टेड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इफ आई डैश 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 नो हर एड्रेस आई वुड हैव विजिटेड हर। यानी यहाँ पे क्या यूज होगा? न्यू, हैड नोन, नोन, नो या हैव नोन। तो यहाँ पर जो है क्या यूज होगा? यहाँ पे हैड नोन का यूज होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ आई हैड नोन हर एड्रेस आई वुड हैव विजिटेड हर, दिस इज अ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस which describe a hypothetical situation in the past that did not happen and its past consequence। यानी यहाँ पे जो हैड नोन है वो यूज क्यों हुआ है? इस वाक्य का जो प्रकार है, मतलब जैसे कि यदि मुझे उसका पता होता तो मैं उससे मिलने जाता। तो तीसरे जो है तीसरे शब्द वाक्य में आता है कि मतलब जैसे अतीत में घटित एक काल्पनिक स्थिति जो होती है, जो मतलब घटित नहीं हुई होती है। ठीक है, तो उसके पिछले परिणाम का यह वर्णन करता है, तो इसके लिए यहाँ पे हैड नोन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्बो ग्रेसिस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मतलब कोहनी, मुहावरे कोहनी तेल मतलब क्या है? तो बहुत अधिक शारीरिक प्रयास है। मतलब कि यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, जैसे ऑल ऑन द शर्ट स्लीव एंड टू मच क्रीम ऑन हैंड, स्ट्रेन ऑन अ कार ग्लास, अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही रहेगा, अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट स्पेशली इन टेक्स लाइक क्लीनिंग और पॉलिशिंग दैट रिक्वायर टेनस, जो वर्क होते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत अधिक शारीरिक प्रयास, विशेष रूप से सफाई या पॉलिश करने वाले कार्य जिनमें कठोर शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट रहेगा। ठीक है, ऑयल ऑन द शर्ट स्लीव जो है पहले का मतलब यहाँ पे रहेगा कि दिस इज अ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रीस एंड डज नॉट रिप्रेजेंट द आइडोमेटिक मीनिंग। तो इसीलिए ये तो गलत हो गया। तो फोर्थ हम यहाँ पे ले रहे हैं। टू मच क्रीम ऑन हैंड का मतलब है व्हाइल इट इन्वॉल्व हैंड एंड समथिंग लाइक ग्रीस, इट डज नॉट कन्वे द सेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो ये भी यहाँ पे राइट नहीं है। स्टेन ऑन अ कार ग्लास, तो इसका मतलब है स्टेन इज अ मार्क। तो स्टेन क्या है? धब्बा क्या है? एक मार्क है, एक निशान होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एंड इज द अपोजिट ऑफ द रिजल्ट यू गेट फ्रॉम अप्लाइंग एल्बो ग्रीस। तो इसलिए अलॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि ये थ्री जो पहले तीन ऑप्शन है ये गलत है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज गो ऑफ मीन। गो ऑफ मीन का मतलब गो ऑफ मीन यहाँ पे क्या रहेगा? गो ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब बट मल्टीपल मीनिंग। यहाँ पे बहुत सारे अर्थ ही रखता है, मल्टीपल मीनिंग ये बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर 1 है कंटिन्यू और हैपन, तो टू प्रोसीड और टेक प्लेस ऑफन इन अ स्पेसिफिक वे। यानी जैसे द पार्टी वेंट ऑफ वेल, तो ये जो है
हम यहाँ पे राइट आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन सेकंड लेंगे, स्टॉप वर्किंग लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, स्टॉप वर्किंग अ मशीन और इलेक्ट्रिसिटी टू सीज फंक्शनिंग, द पावर वेंट ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे राइट रहेगा, पहला इसमें नहीं आएगा। ठीक है, लीव और डिसअपियर जो है टू डिपार्ट फ्रॉम अ प्लेस, एंड जैसे ही वेंट ऑफ टू कॉलेज, इस तरह से एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं आएंगे। ऑप्शन सेकंड हम यहाँ पे लेंगे, स्टॉप वर्किंग। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 5 में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इस सेंटेंस को। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन वन हम लेंगे, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी सही नहीं है। तो फर्स्ट क्यों सही है? इनडायरेक्ट स्पीच इज यूज टू रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स सेड विदाउट डायरेक्टली क्वेटिंग देम, यानी कि प्रत्यक्ष भाषण जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें व्यक्ति द्वारा कही गई बात को सीधे उद्धृत किए बिना बताना या बताया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हम लेंगे। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, ये ऑप्शन ए सही रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ क्लाउज इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आई मेट द गर्ल हु वॉन द कॉम्पिटिशन। नॉन क्लाउज है, नाउन क्लाउज है यहाँ पे, या एडवर्ब क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, या मेन क्लाउज है? तो इसमें कौन सा क्लाउज है, कौन सा खंड है? तो इज एन एडजेक्टिव क्लाउज। तो इसमें ऑप्शन थर्ड रहेगा, एडजेक्टिव क्लाउज है कि बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल क्या है? नाउन। ठीक है, स्टार्टिंग विद गर्ल इट इज जस्ट एज एडजेक्टिव डज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन, हु वॉन द कॉम्पिटिशन, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे? एडजेक्टिव क्लाउज लेंगे। ठीक है, तो मतलब लड़की जो है वो संज्ञा का वर्णन करती है, ये मतलब बताते हुए कि कौन सी लड़की है, ठीक वैसे ही कोई जैसा विशेषण बताता है, तो इसलिए विशेषण हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस है जो सही है वो चूज करना है। तो यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन को देखते हैं। द बॉय विच वॉन द रेस इज माई कजन, एंड द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजन, एंड द बॉय whom won the race is my cousin, the boy who's won the race is my cousin। तो यहाँ पे सेंटेंस जो करेक्ट है वो कौन सा है? सेकंड जो है करेक्ट है। ठीक है, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजन। Who is the correct relative pronoun to use here, because it refer to the boy as the subject of the clause, and who won the race, इसीलिए who जो है इससे ही पता चल जाता है। which की हम बात करें जो फर्स्ट ऑप्शन में यूज किया गया है, तो which जो है इज टिपिकली यूज फॉर थिंग्स नॉट पीपल। तो which जो है थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ना कि किसी पीपल के लिए। द बॉय विच वॉन द रेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, whom जो यूज किया गया है, whom is used the object of a verb or a preposition, and in this case so won is a verb। तो won यहाँ पे क्या है? verb है। ठीक है, but the relative clause is modifying the subject the boy, so whom is not the correct pronoun। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड हम लेंगे। तो इसी तरह से दौड़ जीतने वाला लड़का मेरा चचेरा भाई है, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजन, सेकेंड, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाइंग द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या एरर है वो आइडेंटिफाई करना है। द टीचर गेव अस मैनी एडवाइसेस, द टीचर गेव अस मैनी एडवाइजेस। तो यहाँ पे गेव अस या मैनी एडवाइजेस, तो यहाँ पे एडवाइजेस जो है हम राइट आंसर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरर जो है इसी में है। क्यों? क्योंकि द एरर इज इन द गिवन सेंटेंस, द टीचर गेव अस मैनी एडवाइजेस। तो यहाँ पे मैनी एडवाइजेस की बात की है, एडवाइजेस इज दैट एडवाइस इन एन अनकाउंटेबल नाउन। तो एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट टू प्लूरल एज इन एडवाइजेज, और यूज इट विद वर्ड लाइक मैनी विच कम फॉर काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या नहीं कर सकते? एडवाइजेज यूज नहीं कर सकते, तो एडवाइज होना था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
फाइंड द एरर, तो इसमें भी एरर ही फाइंड करना है कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क चीरफुल, तो वर प्लेइंग चीरफुल या नो एरर, तो इसमें एरर है या नहीं है, तो एरर है चीरफुल। ठीक है, चीरफुल ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एरर है। क्यों? क्योंकि इट शुड बी, तो एरर जो है चीरफुल, इट शुड बी कैसे होगा ये, चीरफुली, चीरफुली ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए गलत लिखा गया है। चीरफुल इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द चिल्ड्रन स्टेट ऑफ बीइंग, बट इट नीड टू बी मॉडिफाइड इनटू अ वर्ब, सॉरी एडवर्ब टू डिस्क्राइब दैट एक्शन ऑफ प्लेइंग। द एडवर्बल या एडवर्बल फॉर्म इज चीरफुली, तो इसलिए चीरफुली यहाँ पे होना था, मतलब खुशी से होना चाहिए, इसीलिए ये यहाँ पे राइट आंसर रहना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, इंप्रूव द सेंटेंस, सेंटेंस को इंप्रूव करना है। शी इज टू टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक, यानी वह इतनी थकी हुई है कि वो चल नहीं सकती, तो यहाँ पे वह इतनी थकी हुई है कि वो चल नहीं सकती, तो यहाँ पे जो है राइट क्या आ जाएगा, शी इज सो टायर्ड, शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, शी इज टू शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक, ऑप्शन वन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, कि वह बहुत थकी हुई है कि वह चल नहीं सकती, तो जैसे वह बहुत थकी हुई है कि वह चल नहीं सकती, तो इसी तरह से बहुत के बाद इतनी या अत्यधिक का प्रयोग होना चाहिए, तो सो का हमने यूज किया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, that is the book dash dash I borrowed from the library, who whom which या whose, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, तो क्या या यूज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पुस्तक जो है भिच या दैट, क्योंकि पुस्तक को संदर्भित करता है जो एक वस्तु है, व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए विच हम यहाँ पे लेंगे, दैट दिस इज द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये राइट आंसर लेंगे, विच इज एन ऑब्जेक्ट नॉट अ पर्सन। ठीक है, हु जो है इज यूज फॉर पीपल एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लाउज, हु का यूज वहां किया जाता है। होम का यूज जो है ऑलरेडी हमने बताया मैंने आपको, इज यूज फॉर पीपल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब प्रेपोजिशन। और हुज जो है, हुज शो पोसेशन को शो करता है, हुज जो वर्ड है, और रेफरिंग टू समथिंग बिलोंगिंग टू समवन और समथिंग, तो इसलिए इसका यूज होता है, जबकि भिज का यूज हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिट एज अ फिडल, तो फिट एज अ फिडल का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, द मीनिंग ऑफ द idiom फिट एज अ फिडल इज टू बी एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन वन, टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, it describes someone who is very healthy strong and full of एनर्जी। ठीक है, मतलब ये उत्कृष्ट स्वास्थ्य, अच्छी कार्यशील स्थिति में होना, इसका मतलब ये रहता है, और ये किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो बहुत स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का मतलब कि जो बहुत फिट है, जो व्यक्ति बहुत फिट होता है, बिल्कुल फिट, ऊर्जावान है। ठीक है, अच्छा कार्यक्रम जो हो गया, गुड वर्किंग ऑर्डर जो हो गया, इसका उपयोग किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पूरी तरह से कार्य कर रही हो। जबकि एक्सीलेंट हेल्थ का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, एक्सीलेंट मतलब ये जो एक मुहावरा है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या है, स्वस्थ है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन वन हम लेंगे, टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ जेनरस, जेनरस का एंटोनियम क्या रहेगा,
तो जेनरस अमंग द ऑप्शन इज स्टिंगी। ऑप्शन सेकंड हम लेंगे, एज इट डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट विद द विलिंगनेस टू गिव एंड शेयर द डिफाइंस जेनरसिटी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सेकंड लेंगे, ये यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, जेनरस उदार, ठीक है, क्या बोलते हैं, उदार। तो एक व्यक्ति अपने धन, समय या सहायता के प्रति स्वतंत्र होता है। ठीक है, जबकि बात करें काइंड की, तो काइंडनेस इज अ प्लेजेंट फ्रेंडली पोजिशन। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पे आ जाएंगी, तो इसलिए राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटोनियम पूछा गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी मैं आप पे बता दूं, तो मैंने लिखा नहीं है, इसको कंजूस बोलेंगे। ठीक है, विलोम शब्द जो आएगा कंजूस आ जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटिकुलस। तो इसका जो मीनिंग रहेगा, इसे क्लैरिफाई लिखते हैं, क्लैरिफाई इसका मीनिंग रहता है। ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हैं, केयरफुल एंड प्रिसाइज। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, which word mean to make something easier to understand। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है, द वर्ड दैट मीन टू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड। ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया है, तो क्लैरिफाई, क्लैरिफाई यहाँ पे भी यहाँ पे आएगा, क्लैरिफाई। ठीक है, अंडरस्टैंड इज क्लैरिफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई जो है आप ले सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट द बुक। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, हु रोट द बुक। तो हु रोट द बुक, यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, हु रोट दिस बुक या हु रोट दिस बुक। ठीक है, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगी, बाय होम दिस बुक वॉज रिटन, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, एंड हु वॉज रिटन बाय दिस बुक, या दिस बुक वॉज रिटन हुम, हु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय हुम वॉज दिस, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट रहेगा, ऑप्शन सेकंड हम लेंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है कुछ इंग्लिश ग्रामर के, जो कि मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। अच्छे से आपने हर क्वेश्चन को कवर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, और अगर आपने कोई लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन करने हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।